reliability and validity of questions which we place in a questionnaire, to describe the types of questions used in questionnaire designing, and to construct questions on a given topic. So today we will learn how we make a research questionnaire. Before that, कितने पार्टिसिपेंट है हमारे पास? 52 है. ओके, मैं एक क्वेश्चनर आप लोगों से शेयर करती हूँ जो कि अभी ऑन गोइंग रिसर्च है मेरी अपनी, ताकि आप लोगों को पहले जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ आप लोगों को समझ आए कि शेयर. ओके, न्यू शेयर. ओके, ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है. ये ऑन गोइंग रिसर्च है, इस पे डेटा कलेक्ट हो चुका है, एंटर भी हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है, और ये रिसर्च के पब्लिकेशन के लिए जर्नल में जा चुका है. सो ये मैं एक एग्जांपल के लिए लाई हूँ. ये हमारी ऑन गोइंग रिसर्च है. रिसर्च का टाइटल वाज हेल्दी एजिंग, हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल अमंग ओल्ड एज पॉपुलेशन. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ओल्ड एज पॉपुलेशन में जो कराची में है उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल उनका देख रहे थे कि कितने ओल्ड एज पीपल हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्वायर किए हुए हैं. तो ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था. ओके, क्वेश्चनर हमारा जो डिजाइन था, ये हमने फेस टू फेस इंटरव्यू किया था इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से, और इससे हमने खुद डिलीवर किया था. यानी क्वेश्चन मैंने खुद पूछे थे, आंसर उनसे खुद फेस टू फेस इंटरव्यू से लिए थे. ओके, क्वेश्चनर के 5 सेक्शन है, 5 कॉलम्स हैं. अगर आप ऊपर देखें ना, यूसरा आपको मेरी आवाज आ रही है ना? इन सबको भी सुनाई दे रहा है ना? यस मैम. ओके ओके, क्वेश्चनर के 5 सेक्शन है. नंबर 1 इज सीरियल नंबर. क्वेश्चन की प्लेसमेंट का ऑर्डर क्या है, स्टार्टिंग विद 1, और इसको हम सीक्वेंस में रखते हैं क्वेश्चंस को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन हमने पूछना है वो क्या है. नंबर 3 कॉलम इज कोड. उस क्वेश्चन में क्या हम कोड को अप्लाई कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं. 4th वन इज स्किप, एंड 5th वन इज रिस्पॉन्स. सही है. ओके, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं व्हाट वाज योर एज एट योर लास्ट बर्थडे इन इयर्स, ठीक है, ऐसा कोई कोड नहीं है. इसका आप में से किसी का आंसर होगा 21 इयर्स. ठीक है, ईयर्स तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये 21 मैंने ईयर लिख दिया. नंबर 2 है जेंडर. जेंडर मुझे देख के भी समझ आ सकती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. तो मुझे समझ आ रही है कि जिससे मैं इंटरव्यू कर रही हूँ वो फीमेल है, तो मेरा रिस्पॉन्स होगा 2. यहाँ पे 21, क्योंकि मैंने कोई कोडिंग नहीं दी थी बट इनकी एज को, तो जो एक्चुअल एज है वही मेरा रिस्पॉन्स है. देखो, जो हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड करेंगे ना चीज, वो है रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स को हम कंप्यूटर प्रोग्राम में फीड करते हैं. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं SPSS, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज. उस सॉफ्टवेयर का नाम है. ये हम आप लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारे अपने डेस्कटॉप पे है, हमारी लाइब्रेरी में है. तो उसके अंदर वो इंग्लिश नहीं अंडरस्टैंड करता, वो सॉफ्टवेयर नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है. अगर मैं एज के अगेंस्ट 21 लिखूंगी तो मुझे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 21 मींस 21 इयर्स, मंथ्स नहीं, डेज नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन है जो मैंने डिजाइन किया है उसमें ईयर का कॉलम है. सही है, ईयर्स लिखा हुआ है, तो ये 21 का मतलब है 21 इयर्स. नंबर 2, मैंने जेंडर के अगेंस्ट SPSS में 2 एंटर किए. तो ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि 2 का मतलब है फीमेल. मैं 2 मेल को भी दे सकती हूँ, मेरी चॉइस. मैंने 2 फीमेल, 2 का मतलब है कि फीमेल है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. नंबर 3, वेयर इज योर रेजिडेंस. अब उसमें एक्चुअल उसकी रेजिडेंस कि वो किधर रहता है. व्हाट इज योर मदर्स लैंग्वेज. अगर उसकी मदर्स लैंग्वेज फॉर एग्जांपल पश्तो है तो ये 4 है. SPSS में जब मैं डेटा एंटर करूंगी तो मैं उसमें उसको बताऊंगी. SPSS में उसमें एक कॉलम होता है कि जिसमें 4 का मतलब क्या है. तो 4 मुझे पता है, आपको पता है. SPSS एज अ 4 लेगा. मुझे और आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसकी मदर लैंग्वेज स्पष्ट हो. तो हम अपना क्वेश्चनर इस तरह डिजाइन करते हैं. देखो, अभी भी पार्टिसिपेंट 100 नहीं है दूसरा, तो मुझे लगता है कि ये मसला होगा बाद में. चलें, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन. अच्छा, ये मैं कोडिंग दोबारा आपको बताती हूँ. कोडिंग मेरी अपनी चॉइस है कि मैं किसको क्या कोड दे रही हूँ. ठीक है, मेल को मैंने 1 दिया, फीमेल को मैंने 2 दिया. मैं मेल को 0 भी दे सकती हूँ, मेरी चॉइस है ना. ये मेरी, अब मैं अभी क्वेश्चन है डिजाइन कर रही हूँ, मैं इसको 1 भी दे सकती हूँ. ठीक है,
तो ये फिर मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिस्पोंडेंट है या मेरा पार्टिसिपेंट, जो वो वाला पार्टिसिपेंट है वो फीमेल है। ठीक है, तो ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं हर क्वेश्चन को कोड कर दूं, मैं हर किसी एक क्वेश्चन को कोड करूं, बाकी को नहीं करूं, लेकिन हमें इस तरह कॉलम्स बनाने हैं। सीरियल नंबर, एक्चुअल क्वेश्चन, उसकी कोडिंग अगर अप्लाई होती है, और अगर कोडिंग अप्लाई नहीं होती, स्किप एंड रिस्पॉन्स। स्किप में आप लोगों को समझाऊंगी कि आगे स्किप का क्या मतलब है और उसको हम किस तरह लेते हैं। रिस्पॉन्स एक्चुअल वो आंसर जो नंबर में होगा। रिस्पॉन्स हमेशा नंबर्स में होता है, क्योंकि हम अपने सॉफ्टवेयर में, हम अपने कंप्यूटर में नंबर्स एंटर कर रहे होते हैं। उन नंबर की अंडरस्टैंडिंग रिसर्चर को पता होनी चाहिए कि उस नंबर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ओके, व्हाट इज योर मदर्स लैंग्वेज? हमने जो अपनी प्रीवियस रिसर्चेस देखी, जो कराची में लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बंगाली, सराइकी ये कॉमन है। हमें पता था कि ओल्ड एज में हमें जो पार्टिसिपेंट मिलेंगे वो यही लैंग्वेज बोल रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने एक 7th ऑप्शन रखा है, अदर्स, और फिर ब्रैकेट में प्लीज स्पेसिफाई। हो सकता है इन 6 लैंग्वेजेस का वो नहीं हो, उसकी कोई मदर लैंग्वेज इसके अलावा हो। क्या हो सकती है इसके अलावा? बरोही हो सकती है, और क्या हो सकती है? बहुत सारी लैंग्वेजेस है पाकिस्तान में, तो 30 करीब लैंग्वेजेस है, कोई और भी हो सकती है, इंग्लिश बोल सकता है। तो वो अदर्स में फिर जब मैं यहाँ नंबर 7 एंटर करूंगी ना, तो अब मैं उसके साथ लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने इसमें स्पेसिफाई किया है, प्लीज स्पेसिफाई कि वो लैंग्वेज क्या है। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को पहले से बताऊंगी कि 7 का मतलब है कि आउट ऑफ दीज 6 कोई और लैंग्वेज है, कोई और सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, इसी तरह व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? जो ओल्ड एज पीपल है, वो मेरी पॉपुलेशन थे, जो मेरी ऑपरेशनल डेफिनेशन थी ओल्ड एज की, वो थी 60 इयर्स एंड अबव। 60 इयर्स जिसने क्रॉस कर ली वो ओल्ड एज पीपल है। अब 60 ईयर एंड अबव की ऑक्यूपेशन क्या हो सकती है? वो रिटायर्ड हो सकते हैं, कोई प्राइवेट जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, या उनकी रिटायरमेंट में उन्होंने एक्सटेंशन ले ली है, बिजनेस कर रहे हैं कोई, या उसके अलावा कोई और चीज वो कर रहे हैं। तो ये ऑक्यूपेशन, उनकी एज ब्रैकेट में जो ऑक्यूपेशन फॉल करती है ये वो है। सही है, तो ये इस तरह है। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब में एक्सटेंशन कर रहे हैं तो मैं 3 लिखूंगी। ये क्या है मेरा? ये मेरा रिस्पॉन्स है। ओके, कमिंग टू द, अच्छा ये है व्हाट इज योर मंथली हाउस होल्ड इनकम। अच्छा, ये सेंसिटिव क्वेश्चन है, हर कोई इसके लिए ओपन नहीं है। ये मेरी स्किल्स भी है, ये मेरी स्किल्स भी है, ये हम, क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू करना है तो वो एक अननोन को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों दें, इसीलिए हम रिसर्च कमेटी में, एथिकल कमेटी से अप्रूवल ले रहे होते हैं कि जो हम क्वेश्चन है डिजाइन कर रहे हैं, जो हमने प्रपोजल डिजाइन किया है, इसमें कई एथिकल डायलेमास तो नहीं है, इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है जिनसे उनको कोई मेंटल हम टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा कर रहे हैं, या उनको एंजाइटी या डिप्रेशन हम एक्सपोज कर रहे हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस को हम फिर ऑप्शनल रखते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर मंथली हाउस होल्ड इनकम, ये ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो मुझे बता दे, और अगर वो नहीं चाहते तो मुझे ना बताए। मेरा यूनिट क्या है? पाकिस्तानी रुपीज, मैं पाकिस्तानी रुपीज में उनसे उनकी इनकम पूछ रही हूँ। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर मंथली पर्सनल इनकम, ये भी मेरा ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो चाहे मुझे रिस्पॉन्ड करे, वो मुझे चाहे तो नहीं करे। हर क्वेश्चन को हम ऑप्शनल नहीं रख सकते, फिर हम डेटा एनालाइज कैसे करेंगे? इस ऑप्शनल का मतलब ये है कि मेरा अगर 365 सैंपल है तो हो सकता है सिर्फ 100 ने मुझे आंसर किया और 265 ने आंसर ही ना किया हो, और ये मिसिंग वेरिएबल होगा। फिर मिसिंग वेरिएबल एनालाइज नहीं होते एसपीएसएस में, वो हमें डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि आउट ऑफ 265 आउट ऑफ 365 265 मिसिंग थे, जो 100 थे उनका मीन ये है, तो उनका मीन आउट ऑफ 100 बनेगा, उनका मीन आउट ऑफ 365 नहीं बनेगा। हर वेरिएबल ऑप्शनल नहीं है, जो सिर्फ सेंसिटिव है। सेंसिटिव भी वो जो मेरा मेन वेरिएबल नहीं है। अगर मेरा मेन वेरिएबल इज सेंसिटिव तो फिर वो मैं ऑप्शनल नहीं रखूंगी, वो मैंडेटरी होगा। ओके, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस? मैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स, विडो, विडोअर, अनमैरिड एंड रिफ्यूज टू आंसर। ठीक है, ये कर सकता है कोई भी आंसर, रिफ्यूज टू आंसर। ओके, मैंने लिखा है इफ 5 गो टू क्वेश्चन 12, इसका मतलब है कि जो 5 जिसने आंसर किया है उससे आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं पूछेंगे। अगर उसका आंसर 5 है, दैट इज अगर वो अनमैरिड है, तो गो टू क्वेश्चन 12, ये मेरा स्किप है। सही है, ये हम स्किप लगाते हैं कि कहाँ पे हमने किस क्वेश्चन को स्किप करना है। स्किप करने वाले क्वेश्चन से जो एक क्वेश्चन पहले है उस पे ऊपर ये स्किप लगाया जाता है। मैंने क्यों स्किप लगाया है? मेरा क्वेश्चन नंबर 10 जिसको मैंने स्किप किया है वो है हाउ मेनी सन्स डू यू हैव। किसी अनमैरिड से ये पूछना
अनएथिकल है पाकिस्तानी सोसाइटी में? हाउ मेनी डॉटर्स डू यू हैव? तो ये मैंने 10 और 11 क्वेश्चन किसी भी अनमैरिड से नहीं पूछा। रीजन क्या है? अगर मैं पूछूंगी तो मुझे अगले का आंसर्स नहीं देगी, वो मेल है या फीमेल है, वो अनॉयड हो जाएगा कि भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं अनमैरिड हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे कितने बच्चे हैं या मेरे कितने बेटे हैं, मेरी कितनी बेटी है। तो आपने उनको अनॉयड तो नहीं करना, आपको उनसे डेटा लेना है, आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। सही है, तो स्किप हम इस तरह क्वेश्चंस में लगाते हैं। ओके, मैंने इसको सेक्शन में डिवाइड किया है। मेरा पहला सेक्शन, सेक्शन ए इज सोशो डेमोग्राफिक डेटा। मैं उनसे एक पर्सनल उनके डेटा ले रही हूँ, उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनकी डेमोग्राफी पे। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, सेक्शन बी इज हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल प्रोफाइल। ये एक क्वेश्चनर है, डिजाइंड है ऑलरेडी, और ये हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल जो है उसको जज करता है। ठीक है, ये क्वेश्चनर क्या है मैं आपको शेयर करती हूँ अभी कि ये क्वेश्चनर क्या है। ओके, ये रहा। ये एक क्वेश्चनर ऑलरेडी डिजाइंड है, हेल्थ प्रमोशन मॉडल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल प्रोफाइल 2 नाम है इसका। ये एडल्ट्स के लिए वर्जन यूज हुआ है। ये थी इसकी जो सूजन वॉकर है, इनसे मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके इनसे परमिशन ली थी कि मेरा ये प्रपोजल है, उसमें मेरी ये पॉपुलेशन है, मुझे उनका हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल देखना है, मुझे आपका क्वेश्चन के लिए परमिशन चाहिए, क्या मैं इसको यूज कर लूं? देन शी परमिट मी, कि उन्होंने मुझे परमिशन दी कि ठीक है आप मेरा क्वेश्चन यूज कर सकती हैं अपनी रिसर्च में। रिसर्च कमेटी को फिर मैंने वो परमिशन लेटर लगा के दिया, क्योंकि ये ऑथर है इसकी, ये फ्रीली इन्होंने कॉपीराइट इसके ऊपर रखा हुआ है। जिस क्वेश्चनर के ऊपर कॉपीराइट होता है ना, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए। जो ओपन अवेलेबल है उनके लिए परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट था तो मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ी। तो मेरा पहला पार्ट है क्वेश्चनर का सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्शन बी इज मेरा आउटकम वेरिएबल के ऊपर जो है। ओके, ये एक क्वेश्चनर है, इसमें 52 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, रूटीनली। सही है, इन्होंने ऊपर भी दिया हुआ है। और दिस क्वेश्चन कंटेन स्टेटमेंट्स अबाउट योर प्रेजेंट वे ऑफ लाइफ और पर्सनल हैबिट्स। प्लीज रिस्पॉन्ड टू ईच आइटम एज एक्यूरेट एज पॉसिबल एंड ट्राई नॉट टू स्किप एनी आइटम। अब इसमें इन्होंने स्किप का ऑप्शन नहीं दिया, उस इंडिविजुअल को हर क्वेश्चन को आंसर करना है। वजह क्या है? क्योंकि इस क्वेश्चनर पे उसका स्कोर आएगा आउट ऑफ 52, उसने कितने मार्क्स लिए, उन मार्क्स की बेस पे उसको बताया जाएगा कि ये इसका अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल है या हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल नहीं है। Indicate the frequency with which you engage in each behavior by circling N, S, O or R. N stands for never, S for sometimes, O for often and R for routinely. Number 1, discuss my problems and concerns with people close to me. Never, sometime, often, routinely. अब किसी एक को उसमें सर्कल करना है। Choose a diet low in fat, saturated fat and cholesterol. Never, sometime, often, routinely. अब इसमें इन्होंने जो फैट है ना, फैट भी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है, फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल। इसमें शुगर, वेजिटेबल्स मिक्स नहीं किया। एक डाइट का जो कंपोनेंट है फैट, सिर्फ वही इलेबोरेट किया है एक क्वेश्चन। सही है, तो हम क्वेश्चन इस तरह फ्रेज करते हैं कि उसमें उसी के जैसी चीजें हो, उसी जैसा कोई कंपोनेंट हो, फैट, सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें ये शुगर इन्होंने ऐड नहीं किया, इसमें इन्होंने कार्बोहाइड्रेट ऐड नहीं किया, प्रोटीन ऐड नहीं किया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड नहीं किए। इन्होंने इस क्वेश्चन में फैट से लिंक भी चीजें रखी हैं। रिपोर्ट एनी अनयूजुअल साइन और सिम्टम्स टू अ फिजिशियन और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। नेवर, समटाइम, ऑफन, रूटीनली। सही है, तो ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, कमिंग टू द, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह, अब जो लेट आए उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन इस तरह डिजाइन होता है, इसके 5 कॉलम्स बनते हैं और इसमें सेक्शंस बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग वेरिएबल्स डिफरेंट पूछ रहे हैं तो उन वेरिएबल्स के सेक्शन भी डिफरेंट होंगे। सोशल डेमोग्राफिक तो मोर और लेस सबका एक जैसा होता है। ऊपर क्वेश्चन लिखना है, उसका टाइटल लिखना है, क्या टाइटल है, और फिर हमने इस तरह अपने कॉलम्स बना के उसमें लिखना शुरू कर देना है। सही है, इस तरह हम ये पूरी जो मुझसे रेलेवेंट थी वो मैंने डाल दी। आप लोग अगर मेडिकल स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं तो आप ये नंबर ऑफ सन्स, नंबर ऑफ डॉटर्स नहीं पूछेंगे। जो अगर आपसे लिंक नहीं है, फैमिली आपने नहीं पूछनी तो आप फैमिली नहीं पूछेंगे। न्यूक्लियर और कंबाइंड फैमिली कभी कभी समझ नहीं आती। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर आप किसी डेटा कलेक्टर को दे रहे हैं उसे पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब होता है, कंबाइंड फैमिली का मतलब क्या है। सही है,
तो ये इस तरह की चीजें, अगर आप खुद इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको पता है तो ठीक है, अगर आप खुद इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं और आप किसी और को हैंड ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने डेटा कलेक्शन की उसमें मेरा था स्पाउस, न्यूक्लियर फैमिली से मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये मेरा न्यूक्लियर फैमिली का मतलब था। अगर उस घर में बीवी बच्चे और पेरेंट्स रहते हैं, मेरे पेरेंट्स यानी अगर मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, इमीडिएट पेरेंट्स रहते हैं, फिर न्यूक्लियर फैमिली। कंबाइन में क्या है कि अब जो पेरेंट्स हैं यानी फादर और मदर हैं, जो फैमिली के हैं, उनमें उनके भाई, उनके अंकल, उनके आंट्स कंबाइन रह रहे हैं, तो वो कंबाइन है। सही। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस तरह आपको क्वेश्चनर बनता है। बस कॉलम 5 होते हैं, उसमें इस तरह की हेडिंग चलती है, इस तरह के सेक्शन होते हैं और हम क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं। Okay, moving to the presentation. Okay, क्वेश्चनर डेवलपमेंट आज का टॉपिक है, उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन से क्या मतलब है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम किस तरह यूज करते हैं, उनकी प्लेसिंग क्या होती है, और हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चन ऑन अ गिवन टॉपिक। Why learn how to do these क्वेश्चनर लर्निंग की वजह क्या है, क्यों हम क्यों अब मैं क्यों सिखा रही हूँ आपको क्वेश्चनर बनाना। इसको एक मिनट। ओके, questionnaire and structured interviews are the primary way many researchers measures variable. वेरिएबल्स हम बहुत सारे ऐसे हैं जो हम क्वेश्चनर के थ्रू ही मेजर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं उसमें हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल जो है उनका, हेल्थ प्रोमोटिंग लाइफस्टाइल ब्लड टेस्ट से नहीं पता चल सकता, सीटी स्कैन से पता नहीं चल सकता, किसी भी रेडियोलॉजिकल मेजर से पता नहीं चल सकता, जब तक मैं पूछूंगी नहीं वो मुझे पता नहीं चल सकता। तो बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल प्रोफाइल, ये सारे फिजिकल एक्टिविटी भी आप पूछेंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज देख के पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चनर आर द प्राइमरी वे मेनी रिसर्चर्स मेजर वेरिएबल्स। इट दे गिव यू अ क्रिटिकल आई टू इवैल्यूएट द वर्क्स ऑफ अदर। कभी-कभी मेरा क्वेश्चनर थी और जैसे मैंने उनका अडॉप्ट किया तो मुझे वर्क पता चला कि हेल्थ प्रमोशन पे किस तरह का काम हुआ है। यू मे हैव अ ग्रेट थ्योरी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च हाइपोथेसिस, सब कुछ ग्रेट हो सकता है। यू मे हैव द बेस्ट रिसर्च डिजाइन पॉसिबल, बट यू स्टिल नीड टू मेजर द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स आपने लिखे हैं उनको मेजर करना है। एंड दिस इज वेयर क्वेश्चनर्स एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंटर्स द रिसर्च प्रोसेस। Okay, how do we develop a research questionnaire? Guideline 1. Create a realistic list of all research questions and hypotheses you wish to address. किस किस क्वेश्चन को आपने रिसर्च के आंसर करना है, सिर्फ उन्हीं को पूछना है। इररेलेवेंट डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चनर आपका लंबा हो जाएगा, इंटरव्यू का टाइम बढ़ जाएगा और आपको एंड में रिस्पॉन्स अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, थक चुके होंगे, उनकी बारी आ चुकी होगी अगर वो वेटिंग एरिया में बैठे हैं। लिस्ट ऑल द वेरिएबल्स यू नीड फॉर द स्टडी। बनाने से पहले, क्वेश्चनर बनाने से पहले आपको उन वेरिएबल्स का पता हो कि जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। टू प्रोवाइड अ चेकलिस्ट, दिस प्रोवाइड्स अ चेकलिस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू मेक श्योर you have items that address each research question or hypothesis. सही है, सबसे पहले आपको रिसर्च क्वेश्चन पता होना चाहिए, आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपके वेरिएबल्स क्या हैं। जितने ज्यादा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट लिख सकते हो पुरानी रिसर्च से ढूंढ ढूंढ के लिख दो। ये जगह कहीं आपने वेरिएबल में इंडिपेंडेंट में समझ नहीं आती है, किसी ने एड्रेस किया है तो लिख दें। आप प्रीवियस रिसर्चेस निकालें और जितने उन्होंने अपने टेबल्स में वेरिएबल्स यूज किए हैं वो सारे अपने क्वेश्चनर में तुम लोग ट्रांसलेट कर लो अगर इंटरेस्टेड हो उन वेरिएबल्स में। तो ये वेरिएबल्स आते कहां से हैं? प्रीवियस रिसर्चेस जो मेरी रिसर्च जैसी हैं, मैंने उनके टेबल्स लेने हैं। जो उनका टेबल नंबर 1 है, फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, उसमें वेरिएबल्स के नाम होते हैं और फिर उनके आगे उनके नंबर्स होते हैं कि उन्हें इस वेरिएबल के अगेंस्ट क्या आंसर मिला। तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है मेरा क्वेश्चनर बनाने के लिए। सही है। तो जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखने के लिए अपने आर्टिकल्स ढूंढे हैं, उन आर्टिकल्स में रिजल्ट टेबल्स हैं, उनके रिजल्ट्स पढ़ो। रिजल्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती है पैराग्राफ, कुछ रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ को टेबल में शो करते हैं। तो दोनों चीजें रिजल्ट्स उनके हैं जो हमारा क्वेश्चन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखे हैं अभी तक अपने रिसर्चेस के, उसमें आपने 8, 9, 10, 12, 15 रिसर्चेस पढ़ी हैं। उन रिसर्चेस को पढ़ के आपने उन इंट्रोडक्शन को लिखा है। अब उन रिसर्चेस से या और लिटरेचर सर्च करके जो आपके ऑब्जेक्टिव्स जैसे रिसर्चेस हैं, आप उनके रिजल्ट निकालें और रिजल्ट पढ़ के अपने इंपॉर्टेंट वेरिएबल लिखना शुरू करें। ओके, गाइडलाइन टू इंक्लूड डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ताकि यू विल नीड टू कंट्रोल और एडजस्ट फॉर वेरिएबल्स। हमें अपने वेरिएबल से एडजस्ट भी तो करना पड़ता है ना। रेस,
जेंडर, एज, इनकम, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, फैमिली साइज, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हर स्टडी के वेरिएबल डिफरेंट होंगे और ये हमें सब पूछने हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हमारी रिसर्च है, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी है, अभी पब्लिश हुई है, अभी अप्रैल में पब्लिश हुई है, और वो क्या है कि एसोसिएशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक कंजम्पशन विद द डेवलपमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक कंजम्पशन जो करते हैं ज्यादा, क्या उनमें किडनी स्टोन ज्यादा बनते हैं? ये हमारी रिसर्च है। अच्छा, इसमें अगर मैं सिर्फ, मेरा मेन वेरिएबल ये कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, पिछले 1 साल में आपने कितनी पी है, रोजाना कितनी पीते हैं, वीक में कितनी पीते हैं, मंथ में कितनी पीते हैं, जब आप पीते हैं तो कौन सा ग्लास यूज करते हैं, 200 ml, 100 ml, 250 वाली बॉटल पी लेते हैं या 1000 ml में से 2 ग्लास पीते हैं। तो ये सारे मैंने पूछ लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो और बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री उसको किडनी स्टोन बने, और मैं कह रही हूँ कार्बोनेटेड ड्रिंक से बने। एज का भी तो रोल है, हो सकता है कि वो ओल्ड एज हो, ओल्ड एज में किडनी स्टोन ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू यंग एज। वाटर कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन उनकी पुअर है, तो वो भी एक रीजन है किडनी स्टोन बनने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और उनकी डाइटरी कि भाई वो 5 छालियां तो नहीं खाते, उससे भी किडनी स्टोन ज्यादा बन जाते हैं। कैल्शियम इंटेक बहुत ज्यादा तो नहीं है, इन सब चीजों में भाई कोई ऐसी ऐसे मेडिसिन वो ले रहे हैं जिससे किडनी स्टोन उसका साइड इफेक्ट है। तो ये सब चीजें मुझे पूछनी पड़ेंगी अल्टीमेटली उनको नलीफाई करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कि ये सारे वेरिएबल्स कंट्रोल्ड है। द मेन रीजन वी फाउंड थ्रू स्टैटिस्टिकल टेस्ट, फिर हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं कि इन सारे वेरिएबल्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बने। तो फिर मुझे ये आंसर करना आसान होगा कि मेरे सारे ये वेरिएबल्स हमारे न्यूट्रल हो गए, एंड द मेन वेरिएबल जो कम आया, जो बाहर निकल के आया है, दैट इज द कार्बोनेटेड ड्रिंक कंजम्पशन। सही है, तो ये हमें इन सारे वेरिएबल्स को आंसर करना होगा जो आउटकम वेरिएबल से लिंक्ड है उस इंडिविजुअल में, ताकि हम उन्हें नलिफाई कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके, उन्हें एडजस्ट कर सके। तो ये इन सबको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। इन सारे वेरिएबल्स के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कार्बोनेटेड ड्रिंक कंजम्पशन। सही है, तो ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनको मैं कंट्रोल करूंगी थ्रू स्टैटिस्टिक्स। ओके, लिस्ट assumptions अबाउट पार्टिसिपेंट्स। उनकी लैंग्वेज स्किल्स क्या होंगी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज स्किल्स क्या है, आपको अपने ट्रांसलेट करना होगा क्वेश्चनर को उस लैंग्वेज में या नहीं। व्हाट इज देयर मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट, वो क्यों पार्टिसिपेट करेंगे आपकी स्टडी में? कभी कभी हम वॉलंटियर्स ले रहे होते हैं अपनी स्टडी में, तो क्या मोटिवेशन है? व्हाट आर रेड फ्लैग्स फॉर देम, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत सेंसिटिव होंगे और हमें ये डर है कि अगर हमने ये पूछा तो हमें वो अगला क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते करेंगे। तो वो रेड फ्लैग्स को हम बॉटम पे रखते हैं, सबसे नीचे रखते हैं अपने क्वेश्चनर में। वेयर माइट दे मिसरिप्रेजेंट द ट्रू बिलीव्स, व्हाट डू दे नो, व्हाट कांट दे आंसर, वो क्या है जो वो आंसर नहीं कर सकते, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये सारी assumptions हैं जो क्वेश्चनर लिखने से पहले हमें पता होनी चाहिए। Questionnaire in other languages. Know your participants. Translate to local language with appropriate adjustments. मेरा क्वेश्चनर था ओल्ड एज पे, हमारे यहाँ ओल्ड एज, और मैंने बनाया इंग्लिश में, तो मुझे उसको ट्रांसलेट करना पड़ा उर्दू में। सही है, और मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, पहले खुद किया, फिर मैंने एक इररेलेवेंट पर्सन के हाथ में दिया और मैंने कहा इस उर्दू को इंग्लिश में रीट्रांसलेट कर दो विदाउट शोइंग देम इंग्लिश क्वेश्चनर। सही, उनको मैंने इंग्लिश क्वेश्चनर नहीं दिखाया, मैंने उनको उर्दू दिखाया और मैंने कहा इसमें इंग्लिश में रीट्रांसलेट करते हैं। क्यों? इसको बैक ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, ताकि पता चले कि क्या उर्दू वाला वही चीज पूछ रहा है जो हम इंग्लिश में पूछना चाह रहे हैं। सही है, तो ट्रांसलेट टू लोकल लैंग्वेज विद अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स, बैक ट्रांसलेट टू इंग्लिश यूजिंग डिफरेंट ट्रांसलेटर। Do practice interviews to find what is not clear, इसे हम कहते हैं cognitive mapping। सही है, अब मैंने अपना क्वेश्चन है मेरा उर्दू में बन गया, मैंने उसको इंग्लिश में रीट्रांसलेट किया, मुझे पता चला ये बिल्कुल वही चीज पूछ रहा है जो इंग्लिश वाला पूछ रहा है। फिर मैंने किसी इंडिविजुअल के हाथ में दिया और कहा कि अब इस क्वेश्चन को आप किसी ओल्ड एज से पूछें। जब इस प्रैक्टिस को हमें रिवाइज करना पड़ता है 2-3 दफा, ताकि पता चले कि वो जो क्वेश्चन हमने फ्रेज किया वो क्लियर भी है, क्या उससे वो कोई ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा कि जो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, या ओपन एंडेड है तो वो उसका आंसर कुछ और दे रहे हैं, वो उसको समझ ही कुछ और रहे हैं। ओके,
कॉग्निटिव मैपिंग क्या है? आस्क पर्सन लाइक दोज यू विल इंटरव्यू। एक्चुअल पार्टिसिपेंट से नहीं पूछना है, लेकिन उन जैसे लोगों से पूछना है, और फिर समझ आएगी कि हमारा क्वेश्चनेयर एक्चुअली वही पूछ रहा है जो हम चाह रहे हैं। पर्सन्स रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, पर्सन रीड द रिस्पॉन्स, ऑप्शन एंड पिक वन। व्हाई डिड यू पिक दैट ऑप्शन? सही, जो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है उसे पता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और जो आंसर कर रहा है उसने वो ऑप्शन क्यों पिक किया है। क्या उसके पास कोई और ऑप्शन वो चाहता है कि हो, लेकिन इधर अवेलेबल नहीं है। सही है, तो ये इस तरह के हम करते हैं। का ऑर्डर काउंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं एज, मैं इसकी ये पूछ रही हूँ, ऑप्शंस की मैं बात कर रही हूँ, एज, और मेरे ऑप्शंस हैं 10 to 20 is equal to 1, 20 to 30 is equal to 2, और 30 to 40 is equal to 3। इसमें क्या मसला है? ऑप्शन ये पूछने वाले ने तो पूछ दिया, ऑप्शंस में क्या मसला है? कोई मुझे बता सकता है कि इन ऑप्शंस में कोई मसला है? जो आंसर कर रहा है, जो अभी मेरा पार्टिसिपेंट नहीं है, मैं उसको सिर्फ चेक करने के लिए मैंने उससे पूछा है, तो उसको क्या कंफ्यूजन होगी? अगर हम क्लास में फिजिकल होते तो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे कराती, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिकल नहीं है। बेटा मुझे बताओ कि इधर क्या पीपल है अबव 40 कांट आंसर? चलो ठीक है, 40 से अबव मैंने बना दिया, एक मैंने 40 से अबव भी बता दिया, ठीक है। चलो ये तो ऑन गोइंग है ना, 40 ऑनवर्ड, चलो 40 ऑनवर्ड है इस 4। अब क्या मसला है? अभी कोई मसला है? 20 to 30 शुड बी 30 to 40, 20। ओ देखा, अब मसला क्या है कि जिसकी एज इज 20, जिसकी एज 20 है, वो पहले को आंसर करेगा या दूसरे को? सही है, तो ये जब तक मैं किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करूंगी, ये मुझे समझ नहीं आएगी, और मैं इसको दे दूंगी फील्ड में करने के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ये, जस्ट ये। सही है, सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है, लेकिन ये मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। 10 to 20 वाले 1 है, लेकिन जिसकी 20 इयर्स और 1 डे की एज है ना, वो 2 को मार्क करेगा। सही है, अब वो 20 और नीचे रहे सारे, लेस देन 20 इक्वल टू 20 इज 1। ठीक है, तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स है जो हम बहुत सारी कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी। सही है, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब बना लेते हैं क्वेश्चन बार बार। ओके, अब मैं इसको वापस अपनी स्लाइड पे जाती हूँ। ओके, ऑर्डर काउंट, ऑर्डर शुड बी फिक्स्ड सो ऑल पार्टिसिपेंट आंसर क्वेश्चन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, एक दफा क्वेश्चन बना लिया, फिक्स्ड हो गया। अब हमारे भले 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, 200 हैं, 400 हैं, 1000 है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब वो क्वेश्चन एक दफा आपने बना लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया, उसमें करेक्शंस कर ली, कुछ लोगों पे आपने उसको अप्लाई करके देख लिया जो हमारे पार्टिसिपेंट नहीं है, फिर करेक्शन कर ली, फिर उसको सही कर लिया। अब जो ऑर्डर आपने क्वेश्चंस का रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 विल रिमेन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20 विल रिमेन 20, 13 विल रिमेन 13। अब और चेंज नहीं होगा। इजी क्वेश्चंस एट द स्टार्ट, हमेशा हम इजी क्वेश्चन से करते हैं ताकि हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, हमारी उनसे आइस ब्रेकिंग हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि वो अननोन पार्टिसिपेंट है, मैं उनके लिए अननोन हूँ, वो मेरे लिए अननोन है, तो वो अपना डेटा जब मुझसे शेयर करें तो हम शुरू में इजी क्वेश्चंस रखते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। क्रिटिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट आते हैं, इन केस समबडी क्विट्स बिफोर द वेरी एंड ऑफ द सर्वे। तो क्रिटिकल क्वेश्चंस जो हमारे मेन वेरिएबल है वो हम मिडिल में रखते हैं, जो मेन वेरिएबल्स है। हार्ड क्वेश्चंस दैट आर नॉट एब्सोल्युटली क्रिटिकल आर एट द एंड। वो क्वेश्चंस जो हमें पता होता है कि डिफिकल्ट है और वो मेरा मेन वेरिएबल भी नहीं है और उससे लिंक्ड है, तो फिर हम वो एंड में रखते हैं। तो ये जो क्रिटिकल होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें पता होता है कि वो शायद इसका आंसर नहीं दे और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर वो मिस भी हो जाए, लेकिन हमारा मेन वेरिएबल हमें मिडिल में रखना पड़ेगा ताकि वो हमें आंसर हो जाए। सीक्वेंसिंग कैन चेंज द आंसर्स। अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमने एक दफा क्वेश्चनेयर बनाया है उसका सीक्वेंस तो पुराना ही रहेगा। अब आप जब नए एंटर करेंगे तो आपका पूरा डेटा खराब हो जाएगा। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखी है। इजी क्वेश्चन हमेशा शुरू में होते हैं, जो मेन वेरिएबल्स हैं वो मिडिल में होते हैं, जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, वो एंड में होते हैं। ठीक है, develop a skip map, interviews where a person's answer to one item routes them to the
नेक्स्ट अप्रोप्रिएट आइटम, मैंने आप लोगों को स्किप की एक एग्जांपल दे दी। रिटन क्वेश्चन है, लिमिट द स्किप्स, इंटरव्यू ट्रेनिंग इज क्रिटिकल फॉर स्किप। इंटरव्यू की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैंने उधर लिख दिया कि अनमैरिड से आप नंबर ऑफ सन्स एंड नंबर ऑफ डॉटर नहीं पूछेंगे, लेकिन मैंने जिस स्टूडेंट के को कहा कि तुम मेरे लिए इंटरव्यू कंडक्ट कर दो, उसने वो अप्लाई नहीं किया स्किप, और उसने अनमैरिड से पूछ लिया कि आपके कितने सन्स हैं, तो फिर मुझे डेटा अच्छा नहीं मिलेगा, और वो मेरा क्वेश्चन है मिसिंग वेरिएबल्स आ जाएंगे उसमें। हो सकता है वो अनॉयड हो जाए, वो हो सकता है आगे आंसर ही करना बंद कर दे, या हो सकता है वहां पे वो उसको डांटना शुरू कर दे, और जो आसपास के पार्टिसिपेंट्स थे वो भी अनॉयड हो जाएं और वो कहें नहीं जी हम भी डेटा नहीं दे रहे, आप इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्किप। स्किप आपको बहुत केयरफुली लगाने पड़ते हैं। हर क्वेश्चन को पढ़ो, उसके ऊपर स्किप लगेगा। कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके वो क्वेश्चन अप्लाई नहीं करता, उन्हें हमें स्किप करना है। नीड टू प्रीटेस्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु विल आंसर डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। सही है, स्किप के लिए हमें अपने प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि स्किप को हमने कहाँ प्लेस किया है और उसको हम यूज करें, स्किप को हम अप्लाई करें। डेवलप डेटा एडिटिंग प्लान। सेम डे एडिटिंग होती है। नंबर 1, जो डेटा ले रहा है उसने कंप्लीट क्वेश्चन भर लिया, अब उसको वो वहीं खड़े होके देखेगा कि मैंने किसको कहाँ मार्क किया है, क्या मेरा कोई वेरिएबल मिस हो गया है, क्या मेरा कोई क्वेश्चन मिस हो गया है। ये सेम डे एडिटिंग होती है। वो जहां सबमिट करेगा लाके, वहां पे जो इंडिविजुअल को सबमिट करेगा वो भी उसे उसी दिन देखेगा, उसी दिन देखेगा। डिफरेंट इंक से उसको मार्क करेगा कि भाई इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। ऑप्शन तो 4 तक है, तुमने ऑप्शन 6 क्यों लिखा है? 6 तो कोई था ही नहीं, तुमने 6 क्यों लिखा है? तो सेम डे एडिटिंग का फायदा ये होता है कि अगर उसमें कोई डेफिशिएंसीज रह गई हैं तो आप अगले दिन उस पार्टिसिपेंट से दोबारा पूछ सकते हैं। सही है, पॉसिबल होता है कभी कभी। ऑफिस एडिटिंग, अब ये 2-3 दिन बाद जब आप डेटा एंट्री करने बैठे हैं उस दिन एडिटिंग होती है, क्योंकि अगर उसने एज में 2 लिखना था और उसने 30 to 40 लिख दिया रिस्पॉन्स में, तो फिर आप वहां पे उसको करेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने 30 to 40 स्पेसेस नहीं लेगा, वो 2 लेगा, तो फिर आप वहां पे करेक्शन 2 कर लेते हैं। कंप्यूटर फाइल एडिटिंग, एक दफा हम कंप्यूटर में पूरा डेटा एंटर करते हैं तो ऑपरेटर मिस्टेक्स को हैंडल करने के लिए कंप्यूटर फाइल एडिटिंग होती है, डेटा क्लीनिंग होता है। क्योंकि ऑपरेटर ने 2 दबाना था, एक्चुअली वो 22 हो गया। सही है, तो ये इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो ये आपको पहले से जब आप क्वेश्चनर बना रहे हैं उस दिन आपको डिसाइड करना है कि सेम डे एडिटिंग कैसे होगी, ऑफिस एडिटिंग कौन करेगा, कब करेगा, और कंप्यूटर फाइल एडिटिंग कौन करेगा। डेटा एंट्री प्लान, सॉफ्टवेयर एक्सेस कौन सा है आपके पास, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर। हमारे पास SPSS है, उसकी ट्रेनिंग हम आपको करा देंगे। डेटा एंट्री पर्सनल की ट्रेनिंग, जो डेटा एंटर कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसने किस कॉलम से उठा के डेटा एंटर करना है। इसलिए हम रिस्पॉन्स का वेरिएबल हमेशा रखते हैं अपने क्वेश्चन एयर में, एक कॉलम रखते हैं रिस्पॉन्स का, ताकि जो एंटर कर रहा है ना वो सिर्फ रिस्पॉन्स को देखे और वो वहां से नंबर एंटर करता चला जाए। उसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको स्किप नहीं पढ़ना, उसको सिर्फ रिस्पॉन्स पढ़ना है। वो रिस्पॉन्स पढ़े और डेटा अपना एंटर करता चला जाए ताकि प्रोसेस फास्ट हो। डेटा एंट्री की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेटा एंट्री एंड देन डेटा क्लीनिंग, जब डेटा एंटर हो गया उसे क्लीनिंग। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन। रिलायबिलिटी क्या है? क्वेश्चंस मीन द सेम टू एवरी रिस्पोंडेंट। हर रिस्पोंडेंट के लिए उस क्वेश्चन का मतलब एक ही है, हर रिस्पोंडेंट उसको डिफरेंट आंसर क्वेश्चन ना समझे, यानी उसके मीनिंग हर एक के लिए इक्वल हो, एक जैसे मीनिंग हो। वैलिडिटी क्या है? क्वेश्चंस इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ द स्टडी प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन है उस वो वही पूछना चाह रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में जो लिखा है वो पूछना कुछ और चाह रहे हैं, क्वेश्चन में फ्रेजिंग कुछ और है, तो ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है। पूछना मैं कुछ और चाह रही हूँ, लिख मैंने कुछ और दिया, तो ये वैलिडिटी नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से हम पूछ सकते हैं? बहुत सारे। पर्सनल सेक्शन कवरिंग डेमोग्राफिक वेरिएबल, सबसे पहले हम सोशो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स डालते हैं। देन फिल्टर क्वेश्चन, स्क्रीन द रिस्पोंडेंट फॉर डिटेल। फॉर एग्जांपल, डू यू स्मोक, ये स्क्रीनिंग है। अब हम इससे क्या पता चलेगा? स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स पता चल गए, कौन स्मोक करता है कौन नहीं करता। आर यू मैरिड, ये भी स्क्रीनिंग क्वेश्चन, फिल्टर क्वेश्चन है। मैरिड, अनमैरिड, विडोड, डिवोर्स, ये सब स्क्रीन हो जाएंगे। रेटिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइकर स्केल, रेटिंग होती है। आप अपने पेन को बताएं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, रेट कर दिया हमने। आप अपने एग्जाम के ग्रेड्स बताएं, ABCDEF, ग्रेड हो गया। लाइकर स्केल हम यूज करते हैं, लाइकर स्केल में नेवर, समटाइम्स, वेरी ऑफन, ऑफन, डेली, ये भी रेटिंग है। ओपन एंड क्लोज्ड एंडेड
क्वेश्चंस, ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, रिस्पॉन्सेज फॉर क्वेश्चंस आर नॉट प्रोवाइडेड, ओपन है, वो अपनी मर्जी से उसमें आंसर लिखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, हमने उन्हें कोड नहीं दिया, जो भी उनके दिमाग में आंसर आ रहा है वो हमें मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, वो हमें मिल जाएगा जो भी उनका रिस्पॉन्स है। Describe more closely real views of the respondent. Respondents like the opportunity to answer and when list of possible answer is longer. Disadvantage क्या है, analysis is very difficult. आप शाम को वॉक क्यों नहीं करते, सही है। अब इसके उन्होंने मुझे आउट ऑफ 200 पार्टिसिपेंट्स मुझे 180 आंसर मिले, हर एक का आंसर डिफरेंट है। मुझे गर्मी लगती है, पार्क अवेलेबल नहीं है, मेरे घुटने में दर्द है, मुझे लेके कौन जाएगा, घर पे कोई नहीं होता, मैं किसको छोड़ के जाऊं। 100 जवाब है, मैं जॉब करता हूँ उस वक्त मैं आ नहीं सकता, मच्छर होते हैं, मक्खी होती है, लोग सताते हैं, पार्क जो वॉकिंग पाथ है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट है। अब मैं इन सबको एसपीएसएस इंग्लिश तो लेगा नहीं, एसपीएसएस नंबर्स लेगा। अब मैं उन सारे रिस्पॉन्सेज को नंबरिंग करूं, फिर मैं 180 नंबर आंसर करूं। मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड निकला मेरा 3, फॉर एग्जांपल 3 पे मैंने क्या लिखा हुआ है, तो इसकी एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट है। एग्जांपल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स। अब अगर ये ओपन एंडेड रख दिया मैंने तो मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। रिस्पोंडेंट का व्यू तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन एनालिसिस इज डिफिकल्ट। नंबर 2, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सेज आर प्रोवाइडेड टू द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स को हम ऑप्शंस देते हैं, उसमें से वो टिक कर ले कोई सा भी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल, ग्रेड, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपने किस क्लास तक हाईएस्ट एजुकेशन ली है। ग्रेड 1 to 5 में अगर कोई क्लास है तो वो टिक कर देंगे, ग्रेड 6 to 10, 11 to 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आसान है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अगर हम इसको क्लोज एंडेड करते हैं। लेकिन ये ओपन एंडेड है तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन के, रिस्पोंडेंट इजीली आंसर द क्वेश्चन, रिसर्चर इंटरप्रेट द आंसर मोर रिलायबली। अब मुझे पता है कि नंबर 2 का मतलब है कि ग्रेड 6 से 10 के बीच में उन्होंने कोई एजुकेशन हासिल की है। रेयर रिस्पॉन्सेज आर अवॉइडेड व्हिच आर एनालिटिकली अनइम्पोर्टेंट। डिसएडवांटेज क्या है, हमने रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ने उसने इसी में से आंसर करना है। मैनी नीड टू ऐड ऑप्शंस, तो फिर हम क्या करते हैं, अदर्स का ऑप्शन रखते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि उस अदर को टिक तो कर रहे हो लेकिन वो अदर है क्या, वो आपने लिखना है एक्चुअली। ओके, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का पहले अनदर एग्जांपल क्या है, व्हाट इज योर चाइल्ड, व्हाई इज योर चाइल्ड अनइम्यूनाइज्ड, आपका चाइल्ड अनइम्यूनाइज्ड क्यों है। मैं इसे ओपन एंडेड भी कर सकती हूँ, मैं कोई ऑप्शन ना दूं, तो फिर मुझे उनके आंसर्स मिलेंगे जो ट्रू आंसर जो वो सोच रहे हैं। अब मैंने इसे क्लोज एंडेड किया और इसमें मैंने ऑप्शन डाल दिया। नंबर क्या है, नंबर 1 अनअवेयर ऑफ इम्यूनाइजेशन, नंबर 2 सेंटर फार अवे फ्रॉम रेजिडेंस, 3 हेल्थ वर्कर नॉट अवेलेबल, 4 अदर, कोई और रीजन है, हस्बैंड नहीं मानते, तो मैंने अदर को टिक किया, ये लिख दिया कि अदर 4 मेरा ऑप्शन है और 4 के आगे ब्रैकेट में लिख दिया हस्बैंड इज नॉट विलिंग, इस तरह करके डोंट नो नो रिस्पॉन्स, ठीक है, वो उसे रिफ्यूज कर दिया आंसर। लेवल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल ऑर्डिनल रेशो, ये आपको पता है नॉमिनल क्या है, क्या होता है, नेमिंग वेरिएबल होते हैं, यस नो वेरिएबल, मेल फीमेल, इसमें एक कैटेगरी दूसरी से सुपीरियर नहीं है। ऑर्डिनल में एक ऑर्डर होता है। हाउ वुड यू रेट द लेक्चर, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर, इसमें एक ऑर्डर है, बहुत अच्छे से बहुत पुअर तक एक ऑर्डर है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनमें ऑर्डर है, एजुकेशन स्टेटस में ऑर्डर है, पेन की फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर है, तुम्हें क्या मीडियम पेन हो रहा है, सीवियर हो रहा है, वेरी सीवियर हो रहा है, ठीक है। रेशो डेटा नंबर्स आर ग्रुप, नंबर्स होते हैं, एक्चुअली इसमें नंबर है, एज, वेट, हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ नर्सेज इन अ वार्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये रेशो डेटा है, इसमें एक्चुअल नंबर्स होते हैं। कभी कभी हम इनको ग्रुप कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग की है बहुत सारा, ठीक है, ये ग्रुपिंग हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम इन फ्रेजिंग द क्वेश्चन, इनएप्रोप्रिएट वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज योर एज, बेटर क्या है, व्हाट वाज योर एज ऑन योर लास्ट बर्थडे, बेटर ये है। डबल बैरल क्वेश्चन, हम कहते हैं डबल बैरल। नंबर 2, कैन यू रीड एंड राइट, अब ये मसला है, अगर वो सिर्फ पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता तो किसको आंसर करें, और अगर वो सिर्फ पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, ये एक नहीं बनेगा, ये 2 बनेंगे। कैन यू रीड, यस नो, कैन यू राइट, यस नो, नॉमिनल वेरिएबल है, ठीक है, कोई एक दूसरे सुपीरियर नहीं है, यस नो, ठीक है, डबल बैरल क्वेश्चन अवॉइड करना है। इसी तरह
इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग अवॉइड करनी है। ऑप्शनल वर्डिंग, डू यू और एनीवन लिविंग विद यू हैव डायबिटीज, ये ऑप्शनल वर्डिंग है। डू, डिड यू, ही, शी एवर हैव हीमोग्लोबिन A1C टेस्टेड, ये लिंक्ड है, पहले वाले सवाल से दूसरा सवाल लिंक्ड है। हाउ ओल्ड वाज ईच पर्सन व्हेन ही शी वाज डायग्नोज्ड एज बीइंग डायबिटिक। अब ये बड़ा सवाल खराब है, क्यों? क्योंकि अब मैंने पूछा है हर एक की एज, अब हो सकता है वो सारे पॉजिटिव हो डायबिटिक्स, तो इन्हें मुझे 3 में तोड़ना चाहिए। ऑप्शनल वर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, मुझे इन्हें 3 में तोड़ना चाहिए। डू यू हैव डायबिटीज, डू एनीवन लिविंग विद यू हैव डायबिटीज, 2 सवाल हो गए। डू यू एवर हैव हीमोग्लोबिन A1C टेस्टेड, यस नो। डिड शी और ही एवर हैव हीमोग्लोबिन A1T टेस्टेड, यस नो। 4 हो गए, अब 2 के बजाय 4 सवाल हो गए। नंबर 3, how old was you when you were diagnosed with diabetes, how old was he, she when she was diagnosed with diabetes। तो इस तरह ऑप्शनल वर्डिंग, इतने ऐसे ऑप्शनल वर्डिंग नहीं अलाउ। अनएक्सेप्टेबल ऑप्शनल वर्डिंग, व्हाट डू यू like best about the elective program at CPSP, were you interested in the course curriculum, timings, class environment, food, evaluation system। अनएक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि हर एक चीज अलग अलग है। हो सकता है मुझे फूड ही नहीं पसंद, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे सीपीएससी की ट्रेनिंग होती है सुबह से शाम तक, मुझे फूड नहीं पसंद था, मुझे बाकी सब पसंद था। अब मैं क्या लिखूं इसमें, क्योंकि इन्होंने हर चीज को उसी में पूछ ली है। अब क्या यस है क्या नो है, तो ये बड़ा खराब क्वेश्चन है। पुअर वर्डिंग, we would like you to rate the following features of diploma program as very good, good, fair and poor. Please think carefully about each item as I read. Curriculum, very good, good, fair and poor. Class environment, food evaluation, ठीक है। तो इसमें क्लास एनवायरमेंटल, फूड इवैल्यूएशन, इसमें आप इनको अलग अलग सवाल करें, यानी इसके लिए आगे, यानी एक ही ऑप्शन नहीं हो, हर सवाल अलग अलग हो, उसके आगे वेरी गुड, गुड, फेयर एंड पुअर, ठीक है। कंसिस्टेंट मीनिंग, poorly defined terms, how many times in the past month have you seen or talked to a doctor about your health, did you eat breakfast yesterday, do you favor or oppose gun control legislation, सही है। तो क्लियर नहीं है, defined terms are not defined very well। avoid hypothetical question, would you resort to cheating in exam if you get the chance। hypothetical questions नहीं पूछने। अब इसका आंसर मैं आप लोगों से 100 में से 100 क्वेश्चन 100 इंडिविजुअल से पूछूं ना अपनी क्लास के, तो 101 मुझे आंसर करेंगे नहीं मैडम हम तो चीटिंग नहीं करेंगे, और एक्चुअल में बिहेवियर ऑब्जर्व करूं तो 10 ऐसे होंगे जो चीटिंग कर रहा होंगे, अगर हम उनको अनसुपरवाइज छोड़ दें, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 10 पॉइंट्स व्हेन राइटिंग अ क्वेश्चन, शुड नॉट बी जनरल, स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए। आप किस चीज के बारे में क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअली आप क्या पूछ रहे हैं, उसमें क्या आप एक्चुअल जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक होना है। सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं करनी, लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं पूछने, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लंबा सवाल हो गया, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करें। अनएम्बिगस होना चाहिए, हर कोई उसको गलत, यानी हर कोई समझ ही गलत रहा है उसको, उस क्वेश्चन को। अवॉइड वेग वर्ड्स, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। आप चाय तो नहीं पीते ना, अब उसको समझ आ रही है कि ये डॉक्टर साहब इंटरेस्टेड है कि मैं नाप लूं, तो कहेगा नहीं। पेट के दर्द के साथ कोई आया और आपने पूछा कि आप चाय तो नहीं पीते ना, वो कहेगा नहीं, हालांकि वो पीते। आपको पूछना चाहिए था क्या आप चाय पीते हैं। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन उनके मुंह में वर्ड्स नहीं डालने हैं, आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना है। फिल्टर द क्वेश्चंस, फिल्टर लगाओ, स्किप लगाओ, जहां पे रेलेवेंट नहीं है उनसे वहां पे स्किप लगा दो। नो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने। क्वेश्चन इन पर्सनल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं इन चीजों को अवॉइड करें, लेकिन अगर मेन वेरिएबल ये है तो फिर आपको पूछना है। एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस अवॉइड करें। क्वेश्चन फॉर मेमोरी क्वेश्चन, जिसमें मेमोरी उनको रिकॉल करना है, 10 साल पुराने कोई डेटा है, 20 साल पुराने की कोई चीज आप पूछ रहे हैं, उनको अवॉइड करें। कोई और तरीका निकालें उसको आइडेंटिफाई करने का। फॉर एग्जाम्पल आप एक 40-50 साल की मदर से पूछ रही है कि जो आपका 30 साल का बेटा है उसकी आपने वैक्सीनेशन करवाई थी, अब वो सोच रही है, बेटर है आप उससे कहें कि आपके बेटे के पास अपना वैक्सीनेशन कार्ड है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई जब हुई थी तो आपको बताओ कि वो कितना बड़ा था, ठीक है। मेमोरी क्वेश्चन को अवॉइड करो, कोशिश करो इनको रिप्लेस कर लो किसी और चीज से, ठीक है। और मुझे क्या पूछना था इसमें बताना था, ओके। पर्सनल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। अगर ये आपको लिए रेलेवेंट नहीं है तो ये नहीं पूछने, कोशिश करो ये ना पूछो, सही है। इन्वायरमेंट ऐसा नहीं करना है जो आप लोगों के लिए थ्रेटनिंग हो जाए। ओके, अब मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी आप लोगों के पास है टाइम थोड़ा सा।
अपने अपने क्वेश्चन बनाने हैं। आप लोग सब लोगों के इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल डेफिनेशन, स्टडी वेरिएबल्स निकल गए, सैम्पलिंग टेक्निक, स्टडी डिजाइन आप लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन डेवलपमेंट की बारी है। अपने अपने क्वेश्चन बनाने शुरू करें, ग्रुप में बैठे, जूम मीटिंग करो, स्काइप मीटिंग करो और क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन है